अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रिसर्च के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था विच वाज हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। बेटे आज आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। देखिए बेटे, हमने रिसर्च में पढ़ा कि रिसर्च जो है वो बेसिकली एक साइंटिफिक रिसर्च होती है जिसमें आप एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड मेथड को अडॉप्ट करते हैं, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ताकि आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक है, नॉर्मली ये जो साइंटिफिक रिसर्च का जो वर्ड है, साइंटिफिक मेथड जो है, ये साइंसेस से निकला है। आपको पता है कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ पर आप जो है वो बाकायदा एविडेंस की बेस पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप एक प्रोसेस करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में आप काम करते हैं और उसके बेसिस पे आप कोई सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने या डिफरेंट तरह के जो बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड या सोशल रिसर्च से रिलेटेड जो एनालिटिक्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शंस की हैं इस मेथड के ऊपर कि नो डाउट कि हम साइंटिफिक मेथड को साइंस में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोशल एंड बिजनेस साइंसेस में इसको यूज़ करना टफ है। लेकिन इसके बावजूद बेटे ये एक प्री डोमिनेंट अप्रोच है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल जो है वो एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर था, कार्ल पॉपर। इसने जो है वो साइंटिफिक मेथड के एक वर्जन के तौर पर इस मेथड को, इस तरीक़ेकार को बताया था कि सोशल साइंसेस में ये बिजनेस रिसर्च करने के लिए ये मॉडल, ये मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है, विच वाज नेम्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। बेटे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के 7 जो है वो स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 जो है, कार्ल पॉपर ने कहा कि अगर 1 बाय 1 इन 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो आप एक सोशल साइंस में एक साइंटिफिक वे में एक सोल्यूशन के तक पहुंच सकते हैं। बेटा इसका सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। देखिए बेटे, वर्क प्लेस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो मैनेजर्स फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड कहता है वो ये कहता है कि अपने वर्क प्लेस पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। आपकी सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिल रहा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी पुअर पोजीशन को शो करेंगे, आपकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस हैं, आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, वो आपके ब्रांड से दूसरे कंपेटिटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म का रेट बहुत ज़्यादा है। ये बेटे वो एरियाज़ हैं जो कि मैनेजर की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैनेजर फेस कर सकता है कि भाई ये वो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जहाँ पे मुझे अब अपनी अटेंशन को फोकस करना है और मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कैरी करना चाहिए। उसके बाद बेटे देखें, जब मैनेजर ने अपने वर्क प्लेस में एक ब्रॉड प्रॉब्लमेटिक एरिया देख लिया कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अब उसने अपने इस ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो करना है। क्योंकि बेटे देखें, ब्रॉड काम कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर सकते। जब आपके सामने एक ब्रॉड प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आपको उसको नैरो करना पड़ता है कि आपका डेफिनेट एम एंड पर्पस क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाए तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करनी पड़ेगी जो कि आपके बेसिक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे कि आप रिसर्च किस चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलता है? नॉर्मली आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं कि भाई जो आपकी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करने में आपकी हेल्प करते हैं, और जब आप अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो डाउन कर लेते हैं तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो प्रिलिमिनरी या स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, ये आपको कहाँ से आती है? आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू मीन्स कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पास्ट में रिसर्चर्स ने क्या बातें की हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप वर्क सेटिंग पे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, कस्टमर से पूछ सकते हैं। सपोज करें कि हम कस्टमर स्विचिंग के एग्जांपल को लेकर चलते हैं। आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर स्विचिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे कस्टमर्स हमें बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, हमारे ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब आपने इस ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करना है, तो आप पॉसिबली आप जो है वो क्लाइंट से पूछ सकते हैं, अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं, वाई डू दे स्विच, कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज या लिटरेचर में आप देख सकते हैं कि भाई कस्टमर स्विचिंग की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप अपनी इस ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो डाउन करके अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो
हाईलाइट कर सकें, देख सकें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारे इस ब्रॉड प्रॉब्लम में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि सपोज़ करें आपको पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस की वजह से या हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं, तो बेटे ये या हम फ्रीक्वेंटली प्रमोशंस उन्हें देते हैं, ये एक चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं एम्प्लॉयज़ की कस्टमर्स की स्विचिंग के ऊपर। तो इस तरह डिफरेंट तरह के मेथड्स को देखते हुए आप अपनी सिचुएशन, अपने ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो डाउन करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डेवलप कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप कस्टमर स्विचिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और क्या क्या वजूहात उसकी हो सकती हैं। उसके बाद बेटे डेवलप हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप आपके सामने ये आ जाना है कि जब आपने देख लिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ है जो कि आपकी प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो अब बेटे आपने क्या करना है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी आपस में आपने एसोसिएशन देखी है, जैसे मैंने ऊपर आपके सामने डिस्कस किया कि आपने देखा कस्टमर स्विचिंग में जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ का अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर या फिर फ्रीक्वेंट प्राइस प्रमोशंस या फिर हमारी प्रोडक्ट्स की ख़राब क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं कस्टमर स्विचिंग के ऊपर। तो ये बेटे वो वेरिएबल्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। अब आपने उन वेरिएबल्स को एसोसिएट करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ता है जिसमें आप ये बताते हैं कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे इस प्रॉब्लम में आपके सामने है कस्टमर स्विचिंग, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वो वेरिएबल जो कि इफेक्ट डाल रहा है, वो मैंने आपको बताया अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर एम्प्लॉयज़, पुअर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सपोज करें ये दो चीज़ें हैं जो कि आपके कस्टमर स्विचिंग के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये बेटे वो फैक्टर्स आपके सामने आगे, वेरिएबल्स आपके सामने आगे जिनकी एसोसिएशन है कस्टमर स्विचिंग के साथ। अब बेटे देखें, इस बेस पे जब आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अब आपने हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं। कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस वो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने टेस्ट करना होता है। तो एक हाइपोथेसिस की दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इट मस्ट बी टेस्टेबल, ये कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि टेस्ट करने के काबिल हो। ठीक है, ऐसा हाइपोथेसिस डेवलप करें। और सेकंड क्राइटेरिया ये है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल जो है वो ये कहता है अ हाइपोथेसिस मस्ट आल्सो बी फाल्सिफाइएबल। एक हाइपोथेसिस सिर्फ ट्रू ना हो सकता हो बल्कि ये गलत भी हो सकता हो, फाल्सिफाइएबल यानी कि ऐसे चांसेस भी हों कि फ्यूचर में फर्दर रिसर्च होगी तो थोड़ी सेटिंग चेंज होगी, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो हो सकता है कि हमने जो रिसर्च की और उसके नतीजे में हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, फ्यूचर में किसी दूसरी वर्क सेटिंग में ये हाइपोथेसिस जो है वो फाल्सीफाई हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो बेटे हाइपोथेसिस ऐसा बनाएं कि जो फाल्सीफाइबल भी हो सकता हो, ये नहीं कि ये सिर्फ ट्रू ही हो। जिस तरह मैं ये बात करूँगी कि अगर कि अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन कस्टमर स्विचिंग, मैंने एम्प्लॉयज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस का बताया कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट है कस्टमर की स्विचिंग के ऊपर। तो बेटे ये जो मेरा हाइपोथेसिस जो मैंने डेवलप किया, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि जब मैं डाटा गैदर करूं और मैं अपने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स फाइंड आउट करूं तो मुझे पता लगे कि भाई नहीं, अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो है लेकिन कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है कस्टमर की स्विचिंग के ऊपर, वो कोई और ही फैक्टर है जो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस वजह से बेटे देखें, हाइपोथेसिस में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ टेस्टिंग, एंड नंबर सेकेंड इट मस्ट आल्सो बी फाल्सीफाइएबल, हम इसे डिसअप्रूव कर सकें। ठीक है, कार्ल पॉपर ने जो है वो ये बात की कि एक हाइपोथेसिस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाल्सिफाइबल होना एक हाइपोथेसिस का, क्योंकि हम कोई ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बना सकते जो हमेशा कंफर्म ही हो। एक हाइपोथेसिस जो है कैन नॉट बी कंफर्म्ड, उसे हम कंफर्म नहीं कर सकते। हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो फ्यूचर रिसर्च है उसमें वो फॉल्स हो जाए। इस वजह से एक हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह का बनाया जाए कि इट मस्ट बी डिसअप्रूव्ड और इट कैन बी कैपेबल ऑफ डिसअप्रूविंग। ठीक है, फाल्सीफाई हो सकता हो फ्यूचर रिसर्च फाइंडिंग्स में, जो है जो चीज़ हमने प्रूव कर दी, जो हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर दिया, वो डिसअप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद बेटे देखें डिटर्मिन मेजर्स। आपने अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली, फिर उसको देखते हुए आपने देखा कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, और आपने उन वेरिएबल्स से रिलेटेड हाइपोथेसिस डेवलप कर लिए। अब बेटे देखें,
आपने अपने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया वेरिएबल्स का, जो मैंने आपको बताया कि आपने दो वेरिएबल्स निकाले, सपोज करें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड पुअर क्वालिटी, ये आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाले और आपने इनका इम्पैक्ट चेक करना है कस्टमर स्विचिंग के ऊपर। तो ये आपने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया, ठीक है। अब बेटे आपके वेरिएबल्स जो हैं वो कभी भी ऐसे मेजर नहीं किए जा सकते। आपको अपने वेरिएबल्स को टेस्ट करने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अपने वेरिएबल्स को मेजर करना पड़ता है। मेजरमेंट जो है वो एक तरीक़ेकार है जिसमें आप अपने इन वेरिएबल्स को नंबरिंग असाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च में आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर काम करना होता है। डाटा जो है उसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है और नंबर्स की बेस में आपके सामने रिजल्ट आते हैं। अब कस्टमर स्विचिंग और एम्प्लॉयज़ अनरिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों वेरिएबल्स आएंगे, सब्जेक्टिव किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। इन वेरिएबल्स को आपने कन्वर्ट करना है, इनकी आपने मेजरमेंट करनी है, इन्हें आपने कोई न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं वो असाइन करने हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन रिसर्च ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। जब आप वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल कोडिंग्स या नंबर्स असाइन करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च में ऑपरेशनलाइजिंग जो है वो कहते हैं। इसमें आप डिफरेंट तरह के स्केल्स यूज़ करते हैं। जिस तरह आप कस्टमर से क्वेश्चन, मतलब सपोज करें कि आप इन दोनों वेरिएबल से रिलेटेड कस्टमर को एक क्वेश्चनर देते हैं, कस्टमर स्विचिंग से रिलेटेड और एम्प्लॉयज़ अनरिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं दोनों वेरिएबल्स से रिलेटेड, जिसमें इन दोनों वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं और आप वो कस्टमर्स को देते हैं और आप उसको एक स्केल, क्वेश्चंस को एक स्केल पे रख लेते हैं। जिस तरह देखें, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, फिर डिसएग्री, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह आप एक 5 पॉइंट का स्केल बना देते हैं और आप इनको नंबर्स असाइन कर देते हैं कि स्ट्रांगली एग्री का जो है वो 5 नंबर है, एग्री का 4 नंबर है, न्यूट्रल का 3 नंबर है, डिसएग्री का 4 नंबर है, स्ट्रांगली डिसएग्री का 5 नंबर है। इस तरह इन नंबरिंग की बेस पे जब कस्टमर नीचे आपको जो है वो आंसर करता है तो वो सपोज वो आंसर इस तरह से कर रहा है, अगर वो स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर रहा है तो इट्स मीन कि उसको 5 पॉइंट मिल रहा है। अगर वो स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक कर रहा है तो इट्स मीन उसको 4 पॉइंट मिल रहा है। इस तरह आप कस्टमर के रिस्पॉन्स को, उन वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें न्यूमेरिकल कोडिंग असाइन कर सकते हैं। तो फिर आपने 4 स्टेप जो परफॉर्म करना होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल में, वो आपने अपने वेरिएबल्स जो कि आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया होता है, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन वेरिएबल्स की आपने ऑपरेशनलाइजेशन करनी होती है। मीन्स कि आपने उन्हें न्यूमेरिकल कोडिंग असाइन करनी होती है। सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स को आपने ऑब्जेक्टिव करना होता है, यानी कि आपने उनको न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स असाइन करने होते हैं ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके। उसके बाद बेटे डाटा कलेक्शन है। जब आपने एक दफ़ा अपने वेरिएबल्स को मेजर करने का तरीका ढूंढ लिया कि आपने किस तरह वेरिएबल्स को मेजर करना है, आपने एक क्वेश्चनर डेवलप करना है और आपने इस तरह स्केल यूज़ करना है और स्केल को आपने नंबरिंग असाइन करनी है। अब बेटे आपने अपने हाइपोथेसिस के हर वेरिएबल से रिलेटेड डाटा को कैप्चर करना है। डाटा कलेक्शन के नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जिसमें क्वेश्चनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चनर बना सकते हैं अपने वेरिएबल से रिलेटेड, आप इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट तरह के इन डेप्थ किस्म के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन के मेथड होंगे जो हम चैप्टर 12 में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे डाटा एनालिसिस है। जब आपने डाटा गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अब आपने उस डाटा का एनालिसिस करना होता है ये देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किए थे क्या वो हाइपोथेसिस सपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए। जिस तरह ऊपर देखें कि आपने अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ का इम्पैक्ट चेक करना था कस्टमर स्विचिंग के ऊपर। तो अगर आपने डाटा गैदर कर लिया, आपने कस्टमर से क्वेश्चनर जो है वो ऑब्टेन कर लिया, आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कस्टमर्स का डाटा आ गया, अब आप उस डाटा को किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करके तो वहाँ से आप उस डाटा का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मली ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी हुई है, अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ का इम्पैक्ट कस्टमर के स्विचिंग के ऊपर, इसमें नॉर्मली आप एक कोरिलेशन एनालिसिस करके, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस का कस्टमर स्विचिंग के साथ रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। आप ये सारा डाटा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं और वहाँ पे जाकर आप कोरिलेशन एनालिसिस पे क्लिक कर देते हैं, जिससे आपके सामने आ जाएगा कि क्या वाकई ही कस्टमर स्विचिंग के ऊपर एम्प्लॉयज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस का कोई इम्पैक्ट है, कोई रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स का आपस में। इस तरीके से फिर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो आपको बता देगा कि आपने जो वेरिएबल चूज़ किया है एम्प्लॉयज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस, क्या उसका वाकई ही कस्टमर स्विचिंग के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं, कितना सिग्निफिकेंट है या लेस सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने डाटा का एनालिसिस कर लिया, तो एंड पे क्या हो गया कि एनालिसिस ने आपके सामने रिजल्ट ले आए।
अब वो रिजल्ट्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है कि जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि हमारे हाइपोथेसिस सपोर्ट हुए या नहीं, यानी कि आपने अपने डाटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को, मीनिंग्स को सामने लेके आना है। यानी कि सपोज करें आपने ऊपर कोरिलेशन एनालिसिस किया और आपको ये पता चला कि डाटा एनालिसिस ने आपको ये बताया इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ वाज नेगेटिवली रिलेटेड टू कस्टमर स्विचिंग, कि एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिवनेस जितनी ज़्यादा होगी कस्टमर स्विचिंग जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिवनेस जितनी ज़्यादा होगी कस्टमर उतना कम हमें छोड़ कर जाएंगे। ठीक है, यानी कस्टमर की स्विचिंग जो है वो उतनी कम होगी। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, इट्स मीन इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सपोज़ करें आपका ये आंसर जो है वो 0.3 आता है। ये कोरिलेशन एनालिसिस जब आप करते हैं तो वो फिगर आती है 0.3। तो इससे ये बेटे पता चल रहा है आपको कि आप अगर कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हों। क्यों? क्योंकि आपके डाटा एनालिसिस ने ये रिज़ल्ट दिया है आपको कि जो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिवनेस है वो जितनी ज़्यादा होगी कस्टमर की स्विचिंग उतनी ही कम होगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। इससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, आप ये इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर स्विचिंग ना हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहें, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा ताकि वो अच्छे तरीके से पोलाइट वे में कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, इस तरह बेटे देखें कि ये डाटा की इंटरप्रिटेशन में हम इस तरह से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी वो रिजॉल्व हो सकती है, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल एंड कम्युनिकेटिव बनाएं और उनको जो है उस तरीके से कस्टमर स्विचिंग को रिमूव करने की कोशिश करें। अगर सपोज़ करें बेटा आपका ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता बल्कि रिजेक्ट हो जाता है कि अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है कस्टमर स्विचिंग के ऊपर, फिर भी ये रिसर्च यूज़फुल है, इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च यूज़लेस है। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फैक्टर जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा, हमें फ्यूचर में और फैक्टर्स को कंसीडर करके रिसर्च करनी चाहिए ताकि हमारे सामने मेन वो फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है। तो इन शॉर्ट बेटे ये 7 स्टेप्स थे जिसमें आप जो है वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए अल्टीमेटली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके सामने एक पूरे एग्जाम्पल को लेके चली हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप कस्टमर रिटेंशन के साथ। ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड इन ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है। आप ये एग्जाम्पल जो है वो अगर समझ जाती हैं, हाईलाइट भी उन्होंने की हुई है कि कौन सी इसमें मेन बात है, तो आप इसको साथ साथ कोट कर सकती हैं। ये एग्जाम्पल आपने पढ़नी है, मैंने कल आपसे जो है वो फीडबैक लेना है। हो सकता है मैं आपको 15 मिनट जूम कॉल करूं जिस पे आपने जो है वो मुझे बताना है कि क्या ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये बेटे आपने ये एग्जांपल ज़रूर रीड करनी है, बराए मेहरबानी, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए। तो बेटे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड हमने डिस्कस कर लिया। ये मेथड जो है वो नॉर्मली, बेटे ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का एक रिव्यू है। रिव्यू को डिस्कस करने से पहले बेटे देखें, जो साइंटिफिक मेथड होता है इसमें दो तरह की रीजनिंग होती है। एक को आप कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, एक को आप कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि रिसर्च की नॉर्मली ये दो तरह की रीजनिंग टाइप्स होती हैं। बेटे जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो ये कहती है कि इसको ये भी कहा जाता है टू टेस्ट अ थ्योरी। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक जनरल टॉपिक से एक स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड होता है रिसर्च करने का जिसमें आपके सामने एक जनरल सिनेरियो को देखते हुए आप एक स्पेसिफिक किस्म की प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आ जाते हैं और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में आप एक जनरल थ्योरी से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद आप उसको नैरो डाउन करते हैं, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और सोल्यूशन लेके आते हैं। तो ये ऊपर जो हमने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड पढ़ा, ये बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस करता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हम एक जनरल एरिया, ब्रॉड एरिया से जो है वो निकले थे कि भाई कस्टमर स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके बाद हमने उसको नैरो डाउन किया, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स डेवलप किए, डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया। दूसरा मेथड बेटे होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक से जनरल प्रॉब्लम की तरफ जो है वो आते हैं। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से हम एक जनरल जो है वो कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। यानी कि सपोज करें कि हम जो है
एक ह्यूमन बीइंग को देखते हैं कि उसके जो है बॉडी पे बाल हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक इन बातों से एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज, ठीक है, या ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। तो इस तरह बेटे देखें कि ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक चीज़ को देखते हुए जनरल की तरफ चले जाएँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ की बेस पे हम एक पूरे जनरल के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो कार्ल पॉपर ने जिसने ये ऊपर हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल दिया, इसने ये कहा कि इंडक्शन के थ्रू हम हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कभी भी एक दो एविडेंसेस को देख के ये एश्योरिटी नहीं कर सकते कि भाई अल्टीमेटली ये पूरी जनरल चीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक ह्यूमन को देखते हैं, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं चूंटियों की, कि अगर आप 3, 10, 100 और इवन के 10,000 वाइट स्वान्स यानी कि चूंटियों की किस्म है, आप उनको देख लेते हैं, तो आप उसकी बेस पे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ऑल स्वान्स आर वाइट, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई ना कोई ऐसी स्वान होगी जो ब्लैक होगी। तो इसलिए बेटे देखें, कार्ल पॉपर ने जो है उसने इंडक्टिव रीजनिंग की बहुत ज़्यादा मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बेटे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग दोनों रिसर्च के तरीक़ेकार हैं और फंडामेंटल यानी कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च दोनों में यूज़ होते हैं। कुछ रिसर्च में रिसर्चर्स जो हैं वो एक जनरल थ्योरी से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जैसे डिडक्शन कहते हैं, और कुछ रिसर्च में वो एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। नॉर्मली जो है वो जॉन डेवे एक रिसर्चर था, उसने कहा कि ये जो डिडक्शन एंड इंडक्शन है, रिसर्च में ये दोनों इकट्ठी यूज़ होती हैं, और इस कॉन्सेप्ट को उसने कहा डबल मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव थॉट। इसमें इसने ये कहा कि पहले हम एक जनरल प्रॉब्लम से स्टार्ट लेते हैं। इंडक्शन जो है वो कब आती है? रिसर्चर जो है वो एक जनरल प्रॉब्लम को देखता है, व्हाई डज दिस हैपन, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो एक एक्सप्लेनेशन डेवलप करता है, एक हाइपोथेसिस बना देता है, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए हम डिडक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह नीचे बेटे उसने एग्जांपल दी है कि एक मैनेजर ने नोटिस किया कि डिफरेंट प्राइस प्रमोशंस, यानी कि वो बार बार प्राइस को चेंज करते थे, प्रमोशंस देते थे, ऑफ अ प्रोडक्ट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल्स, लेकिन उसका इफेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर नेगेटिव हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मैनेजर बड़ा हैरान हुआ, और उसने ये देखा कि उसने का सोचा वाई प्राइस प्रमोशंस हैव अ नेगेटिव इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्स, कि प्राइस प्रमोशंस का पॉजिटिव इफेक्ट होने की बजाय नेगेटिव इफेक्ट क्यों है सेल्स के ऊपर। तो ये बेटे उसके सामने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कि भाई प्राइस प्रमोशंस जो वो कर रहे थे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया सेल के ऊपर। इसको देखते हुए उसने ओवरऑल वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चला गया कि क्यों प्राइस प्रमोशन का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है पॉजिटिव इफेक्ट होने की बजाय। उसने कस्टमर्स से इंटरव्यूज़ किए, तो उसे पता चला कि कस्टमर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट प्राइस प्रमोशंस को ये समझते हैं कि इस प्रोडक्ट की इमेज या रेपुटेशन अच्छी नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। इस इंटरव्यूज़ के बाद मैनेजर ने एक न्यू थियोरी जो है वो निकाली, जिसमें उसने कहा why price promotions have a negative effect on sales, because frequent price promotions have a negative effect on the reputation of the product, ठीक है। वो इस बात पे पहुंच गया कि भाई हम प्राइस प्रमोशंस का क्यों नेगेटिव इफेक्ट है सेल के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जब हम प्राइस प्रमोशंस करते हैं तो इससे प्रोडक्ट की रेपुटेशन हर्ट होती है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह बेटे मैनेजर ने जो है वो फ्रीक्वेंट प्राइस प्रमोशंस का इफेक्ट जो है वो चेक कर लिया कि वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है प्रोडक्ट की रेपुटेशन के ऊपर। तो मैनेजर ने जो आप अपना हाइपोथेसिस वेरी किया वो डिडक्शन के थ्रू किया। स्टार्टिंग पे वो इंडक्शन से स्टार्ट हुआ, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गया, जनरल को देखते हुए उसने अपना हाइपोथेसिस डेवलप किया, और हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद एक जनरल बात से वो अगेन एक स्पेसिफिक बात की तरफ चला गया। तो इस तरह बेटे रिसर्च में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड दोनों जो है वो यूज़ होते हैं।